हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं ताकि आप लोग को पीछे जो पढ़ाती हूँ वो रिमाइंड होता रहे और आपको वीडियो जो एक दूसरे से कनेक्ट है वो भी पता चलती रहे कि हाँ, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। तो पहले हम लोग पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो कन्फ्यूशस था उसने पूर्वी चाउ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? बसंत और पतझड़। इन 2 भागों में जो है कन्फ्यूशस ने जो है पूर्वी चाउ को डिवाइड किया था। तो जो बसंत और पतझड़ है उसके बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि उसमें क्या है। तो बसंत और पतझड़ का जो युग है उसमें लोहे का प्रयोग करना मानव ने स्टार्ट कर दिया था। चाउ डायनेस्टी के जो लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब लोहे का प्रयोग इन्होंने स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, कृषिकरण में, खेती में सुधरे उपकरण यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। लोहे से इन्होंने बहुत सारे उपकरण बनाए और खेती में प्रयोग में लाना स्टार्ट कर दिया। फिर जो चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशस है उसने जो पूर्वी ज्ञान था जो उस टाइम पे सिर्फ उच्च अधिकारियों तक ही सीमित था, उसने उस ज्ञान को संकलित किया, एकत्रित किया, अपने ज्ञान के भंडार में उसको सम्मिलित किया। फिर इसने क्या घोषणा की कन्फ्यूशस ने कि ये ज्ञान जो है मैं सारे जिज्ञासुओं को दूंगा। जो सिर्फ उच्च अधिकारी तक सीमित थे उसने क्या किया कि उसने घोषणा की कि मैं जो इसको जानने की इच्छा करते हैं, जो उसके जिज्ञासु हैं, मैं उन सबको ये ज्ञान प्रदान करूंगा। और उसने अपने जो इसका संकलन था, जिसने इसका ज्ञान का भंडार था, उसमें चित्रकला के साथ साथ उसने कविताओं को, लोक कविताओं को और गीतों को भी उसमें सम्मिलित किया हुआ था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने सब जगह पे अपना प्रभाव डाला और इसको मृत्यु के पश्चात इसको सम्मानित भी किया गया। तो कौन से पद से इसको सम्मानित किया गया? राजकीय दार्शनिक पद से इसको सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? कन्फ्यूशस को सम्मानित किया गया। और उसने एक सिद्धांत प्रचलित किया था जो बहुत ही फेमस है। क्या नाम था उसका? कन्फ्यूशसवाद, जिसको इंग्लिश में कन्फ्यूजियनिज्म भी कहते हैं। इसका प्रभाव जो था वो सब पे पड़ा था। और देखिए, कुछ ये उदाहरण हैं जो बताए गए हैं कि किस किस पर इसका आदर्श प्रभाव पड़ा था। राजकीय जीवन, राजसभा, शिक्षा, अकादमी, चित्रण के विषय, सामाजिक आचरण, संस्कार तथा उत्सवों तक पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। किसका? कन्फ्यूशस का। और उस टाइम पे जो चित्रकला थी वो सिर्फ पोर्ट्रेट्स में यूज़ होती थी या फिर कविता की सहायक मानी गई है। तो जो पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो अधिकतर पूर्वज के, राजाओं के, वीरों के, सैनिकों के, तो इन्हीं के पोर्ट्रेट्स बनते थे। इस टाइम पे जो और चीज़ें मिली हैं बसंत और पतझड़ युग में, तो बताया गया है कि जो चीनी एकेडमी थी उस पर भी कन्फ्यूशस का बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब उनका जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उन सब पर कन्फ्यूशस का प्रभाव पड़ा। तो उसने इनके पाठ्यक्रम में, इनके सिलेबस में 6 कलाओं को, 6 आर्ट्स को और जोड़ा था। तो मैंने उसके नाम भी बताए थे आप लोगों को, हिंदी में भी बताए थे, चाइनीज़ भी नाम बताए थे आप लोग को। तो देखिए कौन कौन से थे चाइनीज़ नेम? ली युए, श्री सु और रथ विद्या, और लास्ट है धनुर्विद्या। ये सारी इनकी कलाओं में इसने जोड़ी, पाठ्यक्रम में जोड़ी। और इस टाइम पे जो मृतकों को दफनाते थे उसके साथ साथ जीवित लोगों को भी दफनाते थे। तो ये प्रथा, यहाँ पे दफनाने की प्रथा जो स्टार्ट थी उस पर भी कन्फ्यूशस का प्रभाव पड़ा। उसने क्या किया, जो जीवित व्यक्ति थे, जो मृतकों के साथ, जो राजाओं के साथ उनके सैनिक या फिर उनके जो परिवारजन थे उनको दफनाते थे, तो उन्होंने क्या किया, कन्फ्यूशस ने उनकी प्रतिछाया जो, या फिर उनका कोई पुतला उनके साथ दफना दिया जाता था। किनके साथ? जो राजा थे उनके साथ। तो इस तरह से इन्हीं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उदाहरण प्राप्त होते हैं जो दफनाते थे चीज़ों को उनके साथ। अब हम पढ़ेंगे कन्फ्यूशस का कन्फ्यूजियनिज्म, मतलब कन्फ्यूशसवाद। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कन्फ्यूशसवाद में क्या है। चित्रकला को छोड़कर अन्य सभी कलाएं प्रयोजनीय मानी गई हैं जिन्हें व्यावसायिक कलाकार आजीविका का साधन बनाते हैं। अब देखिए कन्फ्यूशसवाद में क्या बताया गया कि चित्रकला को छोड़कर बाकी जो भी कलाएं हैं वो सारी प्रयोजनीय, प्रयोजनीय मतलब होता है उपयोग में आना या उनके प्रयोग में आना, अप्लाइड होना। तो अप्लाई होती थी चित्रकला को छोड़कर बाकी अन्य कलाएं। तो जिन्हें व्यावसायिक कलाकार आजीविका का साधन बनाते थे। जो बाकी की कलाएं थी तो उन्हें जो है व्यावसायिक जो कलाकार थे वो उनके जीविका का साधन है, मतलब उनसे वो धन प्राप्ति करते थे, धन अर्जित करते थे। तो देखते हैं सेकंड क्या है। मूर्ति कला केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। अब देखिए जो मूर्ति कला थी, अब देखिए चित्रकला को तो इन्होंने महत्व स्थान नहीं दिया है, लेकिन जो मूर्ति कला थी वो बस धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में आती थी, प्रयुक्त की जाती थी। मतलब ये पूजा पाठ के लिए या फिर अपने जो यहाँ पे देवी देवता मानते थे, बस उन्हीं की मूर्तियाँ बनाते थे। तो चीन में धर्म से भिन्न मूर्ति रचना नहीं हुई है। अतः कन्फ्यूशस तथा उसके अनुयायियों द्वारा प्रचलित कन्फ्यूशसवाद के अनुसार मूर्ति केवल आदर की वस्तु है, कलात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रशंसनीय नहीं है। अब देखिए जो चीनी लोग हैं तो वो क्या मानते हैं
कि जो मूर्ति है वो बस धर्म के लिए ही है, मतलब धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ ही बनेंगी, बाकी कोई मूर्तियाँ जो है यहाँ पे बाकी सारी मूर्तियाँ महत्वहीन थी। तो कन्फ्यूशसवाद के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि मूर्ति जो है वो बस एक आदर की वस्तु है, आदर सम्मान कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं और कलात्मक विशेषताओं के लिए आधार पर प्रशंसनीय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर मूर्ति कला को एक अलग स्थान दिया गया है, वैसे चीन में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बस जो है मूर्तियों को क्या मानते हैं, धार्मिक उद्देश्य के लिए ही महत्व में लाई गई हैं मूर्तियाँ, और उसको बस ये आदर वस्तु बताते हैं मूर्तियों की, और कला से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कलात्मक विशेषताएं उसमें नहीं हैं। चित्रकला के कन्फ्यूशसवादियों ने उपयोगी कौशल नहीं माना है, विशेष रूप से व्यक्ति चित्रों का वे बहुत आदर करते थे, जिनके माध्यम से सम्राटों, वीरों तथा पूर्वजों आदि का सम्मान किया जाता था। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि चित्रकला में के जो कन्फ्यूशसवादी हैं वो उपयोगी कौशल नहीं मानते थे। ये मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया कि ये प्रयोजनीय नहीं थी, उपयोग में नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन ये किस प्रकार चित्रकला को आदर देते थे, किन माध्यम से इसका आदर करते थे, ये जो सम्राट और पूर्वज और वीरों के चित्र बनते थे उनके सम्मान में, तो इस तरह जो है चित्रकला को थोड़ा सा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये इनके पोर्ट्रेट्स बनते थे, व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे। अब आगे देखते हैं। चित्रकला को उत्तम कलाओं की श्रेणी में रखने में कन्फ्यूशसवादियों का यह मत बाधक रहा है कि लाभदायक व्यवसाय है। अब देखिए चित्रकला मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ जो है महत्व तो बहुत कम था, तो उसको जो है उत्तम कलाओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ये बाधक मानते हैं। कौन? कन्फ्यूशसवादी जो है वो, और ये मानते हैं कि ये जो है कोई लाभदायक व्यवसाय नहीं है, इससे हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता। किससे? चित्रकला से। अतः कन्फ्यूशसवादियों ने कला की तकनीकी उपलब्धियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि इस प्रकार की कुशलता सुलिपि के लिए भी अनिवार्य थी। पर यह सोच भी सच था कि चित्रकार शिल्पी अपनी कुशलता का उपयोग सिर्फ लाभ के लिए करता था। अब देखिए कन्फ्यूशसवादी क्या है, चित्रकला को तो महत्व नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन उसको हीन दृष्टि से नहीं देखते कि उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया हो कि नहीं भाई चित्रकला हमें फॉलो ही नहीं करनी है, बिल्कुल ख़राब है, बेकार है वो। तो ऐसे कोई हीन दृष्टि से नहीं देखा है, क्योंकि जो इस प्रकार की कुशलता है, जो स्किल्स हैं जो चित्रकार की, तो किस में प्रयोग आती थी? सुलिपि में अनिवार्य थी। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ना कि जो इनकी लिपियाँ होती थी वो चित्रलिपि होती थी, मतलब वो कुछ ड्राइंग की तरह लगती थी, क्योंकि वो वस्तुओं पात्रों से देख के जो उनकी लिपि निकली तो वस्तु और पात्र से निकली थी। तो इसीलिए जो ये मानते हैं कि सुलिपि में भी अनिवार्य थी, मतलब लिखावट के लिए भी कलाएँ आनी आवश्यक थी। तो इसीलिए इन्होंने कला को हीन दृष्टि से नहीं देखा है, और ये जो चित्रकार थे तो उसको जो है सुलिपि के आधार पर उसको जो है कुशलता और अपने लाभ के लिए उपयोग में लाते थे। कन्फ्यूशसवादियों ने चित्रकला को दो कारणों से स्वीकार किया। एक तो चित्रकला का कविता से संबंध था। देखिए कन्फ्यूशसवादी तो वैसे भी चित्रकला को इतना जो है उत्तम स्थान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो उसको स्वीकार करते हैं चित्रकला को, तो उसके दो कारण बताए इन्होंने कि वो क्यों स्वीकार करते हैं। तो पहला कारण ये है कि वो कविताओं से संबंधित है चित्रकला। कैसे? जैसे वो कविताएं लिखते थे और बीच बीच में चित्रण का भी प्रयोग करते थे, तो इसीलिए जो है चित्रकला को महत्व दे दिया कि हाँ वो कविता की सहायक बन गई, कविता से संबंधित हो गई, तो इसीलिए उन्होंने उसको जो है अपनाया। किसको? चित्रकला को। इसके कारण कोई भी कवि चित्रकला कभी अभ्यास कर सकता था और अपने काव्य संबंधी भावों तथा विचारों को चित्रकला के माध्यम से परिणत कर सकता था। अब देखिए यहाँ पे ये जो बताया गया है कि काव्य से संबंधी भावों को, विचारों को चित्रकला के माध्यम से परिणत करता था, तो यहाँ पे जो कभी लिखा है बेटा, तो यहाँ पे वो का भी होगा। तो जो चित्रकार था, जो कवि था, वो चित्रकला का अभ्यास का भी कर सकता है। क्यों कर सकता है चित्रकला का अभ्यास? क्योंकि वो काव्य संबंधी भावों और विचारों को चित्रकला के माध्यम से ही व्यक्त करता है, उसी से परिणत कर सकता है। परिणत मतलब झुकाव होना। तो जो इसका झुकाव था, जो इसके विचार थे, वो कैसे अपने काव्य में दिखाता था? चित्रों के माध्यम से दिखाता था, भावों को चित्रों के माध्यम से दिखाता था। तो इसीलिए जो कवि थे उनका भी चित्रकला सीखना आवश्यक था। तो आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के आर्टिस्ट का भी नाम है। जब चित्रकला थी ही तो उसके चित्रकार भी होंगे। तो देखिए कौन कौन से आर्टिस्ट हैं इसमें, जो कन्फ्यूशसवाद है या फिर जो बसंत और पतझड़ का युग है उसके अंतर्गत। तो देखते हैं कौन कौन से चित्रकार हैं। आगे चलकर कुखाई चा, वांग वेई, कुहांग, चांग ची हो, मी फेई, चाओ मेंगफू, नित्सान, शेन चाओ, थांग इन तथा बेन चेन मिंग ऐसे कलाकार हुए जो अच्छे स्तर की काव्य रचना भी करते थे।
देखिए ये चित्रकार भी थे और ये काव्य रचना भी करते थे। तो यही सब चित्रकार थे जिन्होंने आगे चलकर और भी कार्य किए चित्रकलाओं में। तो इनमें जो कुखाईचा है बेटा, तो ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कुखाईचा आर्टिस्ट के बारे में, कि उसने कौन कौन सी कलाकृति बनाई थी। तो ये सारे आर्टिस्ट थे और इसमें वांग वेई भी फेमस है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। दूसरा कारण यह था कि चित्रकला में कन्फ्यूशसवादी सिद्धांत और विचारों का प्रभाव आने लग गया था। अब देखिए आपको मैंने दो कारण बताए कि उन्होंने चित्रकला को क्यों स्वीकार किया। तो पहला बताया था कि वो कविता की सहायक थी, कविता से संबंधित थी, क्योंकि वो बीच बीच में कविताओं के वो चित्रों का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए वो कविता के साथ साथ संबंधित थी, इस कारण वो चित्रकला को अपनाते थे। अब दूसरा कारण क्या बताते हैं ये, कि जो कन्फ्यूशसवादी सिद्धांत है, ये सारा जो सिद्धांत चल रहा है, तो इसने सिद्धांत और विचारों का प्रभाव आने लग गया था। तो चित्रकला में इनका भी प्रभाव आने लग गया था, मतलब चित्रकला से ही वो कन्फ्यूशसवादी के जो प्रभाव थे वो दिखाने लग गए थे। वांग वेई ने चित्रकला को कुशलता की सीमाओं से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। अब देखिए जो वांग वेई आर्टिस्ट है, ये मैंने यहाँ पे वांग वेई ये नाम दिया था देखिए आर्टिस्ट का। तो वांग वेई जो चित्रकार है, उसने जो है जो चित्रकला थी उस टाइम पे उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया, मतलब और आगे तक ले जाने का उसने विचार किया, प्रयत्न किया, एफर्ट्स लगाए वांग वेई ने। तो आगे देखते हैं। ज़ीहो ने कला के सड़ंग में प्राणवान गति को सर्वप्रथम स्थान दिया। सड़ंग के दूसरे नियम सजीव तूलिका गति का कन्फ्यूशस के सिद्धांतों से सीधा संबंध है। अच्छा देखिए जो ज़ीहो है, आई थिंक आपके पास थर्ड ईयर में एस्थेटिक में सड़ंग होगा, तो आप लोग अभी पढ़ेंगे, इसका सूत्र भी है सड़ंग का। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इत चित्र सड़ंगकम। मतलब सड़ंग में 6 चीज़ें आती है, 6 लिम्स ऑफ आर्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले उसको ज़ीहो ने दिया था सड़ंग को। तो ये सड़ंग का जो इसमें सर्वप्रथम स्थान बताया गया है किसमें, कन्फ्यूशसवाद में। इसको प्राणवान गति मानते हैं कि हाँ कला को इसने आगे बढ़ाया। जब तक सड़ंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कलाओं का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर ही नहीं सकते। अभी जब आप पढ़ेंगे एस्थेटिक में तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि सड़ंग क्या है। तो सड़ंग के द्वारा जो है इसको प्राणवान गति बताया गया है, कलाओं में ये एक प्राण ही है। तो सड़ंग के दूसरे नियम सजीव तूलिका, जो इसका नियम है कि ये सड़ंग का, तो सजीव तूलिका, तूलिका मतलब ब्रश होता है, गति का कन्फ्यूशस, जो ब्रश की गति है, जो इनका फ्लो है बनाने का सजीव तरीका है, तो ये कन्फ्यूशस सिद्धांतों से सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि उनका मैंने बताया कि कन्फ्यूशसवादियों पर भी प्रभाव पड़ने लग गया था चित्रकला का, तो ऐसे ही उनका इसमें संबंधित ये मानी गई हैं। तो चलिए ये वीडियो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब आगे जो है आपको थोड़ा सा बसंत और पतझड़ युग थोड़ा सा और रह गया है, उसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद एक आर्टिस्ट है, ये कन्फ्यूशस के बाद लाओत्स, उसके बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैसेज करें मुझे या जूम मीटिंग में डिस्कस करें।